शुरुआत करते हैं चाय पर चर्चा की। आज चारों तरफ छठ महापर्व का उल्लास है। घाटों पर भक्तों की भीड़ है, व्रतियों की कतार लगी हुई है, छठ के गीत गूंज रहे हैं और सबसे पहले छठ गीतों और महापर्व से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इसका संगम देखिए जरा। तो चलिए गीत संगीत के साथ शुरुआत हो चुकी है और आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, फिर उसके बाद प्रसाद वितरण और फिर उसके बाद संपन्न होगा 4 दिन और 36 घंटे का ये पर्व। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, हम चलेंगे उनके पास, लेकिन उससे पहले रोमिता खास बात बताइए। देखिए खास बात तो ये है कि बिहार से इसका जुड़ाव जो है वो ज़्यादा है। ऐसे तो हर एक शहर में अब छठ की छठा जो है वो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बिहार में ख़ास तौर पे इसे बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई तक इस वक्त और पटना से लखनऊ तक आप देखिए कि इस महापर्व की छठा देखते ही बन रही है। क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल सही कहा। देखिए तमाम घाटों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। पूजा के लिए विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और सभी सूर्य देव से मंगल कामना कर रहे हैं। संसार का ये इकलौता त्योहार जिसमें डूबते सूर्य को भी प्रणाम किया जाता है। और सबसे खास बात देखिए इस त्योहार की ये होती है कि इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि जो 4 दिन का पर्व होता है और डूबते सूर्य को अर्घ्य दे, फिर उसके बाद अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देना, यहाँ पर कोई विशेष मुहूर्त का पालन नहीं होता है। तो 4 दिनों का ये महापर्व आस्था की उमंग है, उल्लास है, उत्साह है। आज अस्त होते भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का और छठी मैया का आशीर्वाद पाने का दिन है। आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। दिन भर के सफर के बाद सूर्यदेव ने अस्ताचल की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया तो सजे सजाए छठ घाटों पर भीड़ उमड़ने लगी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे देश में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले सूर्य उपासना के इस महाव्रत में आज का अर्घ्य सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को समर्पित है। कहते हैं इससे कई जन्मों के पापों का नाश होता है, जीवन में सौभाग्य आता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। घाट चाहे पटना के हों, वाराणसी के, दिल्ली के हों या फिर मुंबई के, श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव से भगवान भास्कर की पूजा की। पवित्र नदियों और तालाबों के किनारे जहां तक नजर जाती है छठ की छठा दिखाई दे रही है। छठ यूं तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक जीवन में इसकी विशेष अहमियत है। अर्घ्य देने का सिलसिला सूर्यास्त तक चलता रहेगा। इसके बाद व्रती घर लौट जाएंगे और फिर शुरू होगी कल सुबह के अर्घ्य की तैयारी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों की तस्वीरें। इस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त शिवांगी मौजूद है नोएडा से, मुंबई से पूर्वा चिटनीस हमारे साथ मौजूद हैं, तेजश्री हमारे साथ दिल्ली गीता कॉलोनी से। लेकिन सबसे पहले समर्थ श्रीवास्तव के पास चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, हमें दिखाइए वहाँ आसपास की तस्वीरें, क्योंकि बड़ी संख्या में व्रती वहाँ पहुंची हैं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। देखिए, छठी मैया की अनुकंपा पाने लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे, वो बयां करेंगी कि किस लेवल पर यहाँ पर आप देखिए जो भीड़ है, ये केवल लखनऊ की नहीं बल्कि यूपी के अन्य जिलों से भी आए लोग हैं। और जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को सजाया गया है, पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ पर आना है, तो तस्वीरें यहाँ बयां कर रही हैं कि इस बार छठ पूजा को लेकर उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा क्रेज है। यूपी में तो इस बार इसको सार्वजनिक अवकाश की कोशिश कर दिया गया। दिखा रहा हूँ गोमती नदी के तट की, जहां पर जो वादे है उसको लेकर यहाँ पर लोग आए हैं और मेकशिफ्ट के रूप में ही बनाया है। और आप तस्वीरें सामने की अगर आप देखेंगे तो चलिए, आपको पटना लिए चलते हैं मेरे सहयोगी रोहित के पास। सबसे पहले तो मेरे तमाम जो सहयोगी हैं और आप सबके लिए और तमाम जो आज व्रती हैं उनके लिए मैंने कुछ 4 लाइनें पेश करना चाहूँगी। तो मैंने लिखी हैं, ये एक्चुअली मुझे याद नहीं हुई। तो ये है कि सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी आप सभी का तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक और दिल से हम सब की तरफ से शुभकामनाएं बहुत सारी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप वहाँ पर छठ के किस तरह के रंग देख सकते हैं। यहाँ बैठे मुझे पता नहीं चल रहा कि पहला अर्घ दिया जा चुका है क्या। रोहित पटना से हमारे साथ हैं। चले शिवांगी के पास हम आपको लिए चलते हैं। शिवांगी, आप सेक्टर 12 नोएडा में मौजूद हैं और देखिए, स्वच्छता का बहुत खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि प्रकृति की आराधना पूजा है। डूबते सूर्य का अर्घ्य है, फिर कल उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अभी फिलहाल किस तरह की छठा आप वहां देख रही हैं? जी, देखिए, छठ की छठा निराली है और कहते हैं कि छठी मैया की पूजा जब की जाती है तो ये 4 दिन पता ही नहीं चलते कैसे बीत जाते हैं। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा ये पीछे आप देखिए, छठ पूजा की ये तस्वीरें अपने आप में ये विहंगम दृश्य है। मेला लगा हुआ है, झूला आप पीछे देख सकते हैं। तमाम जो लोग आए हैं वो इस पूरे माहौल का आनंद उठा रहे हैं। और एकता का प्रतीक है ये त्योहार, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा ये त्योहार नहीं किया जाता, बल्कि जब एक छठी होती है, एक छठ व्रती होती है, तो उनके साथ पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद होता है। ज़रा हम आपको कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर दूर दराज से लोग जो है वो पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो साँझ का अर्घ है वो दिया जा चुका है। साँझ की जो सूर्य देवता की पूजा की जाती है डूबते सूर्य की, वो यहाँ पर संपन्न हो चुका है। व्रती अब धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल सवेरे एक बार फिर से उन्हें आना है यहाँ पर उगते हुए सूर्य को फिर से अर्घ देना है। और कल ही इंतजार खत्म होगा नवजोत आपका और हमारा, क्योंकि जब सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तभी हमें प्रसाद मिल पाएगा। बिल्कुल, ठेकुए के प्रसाद के इंतजार में है। लेकिन जरा जल्दी से हमें पटना लिए चलिए। मानसी वहां से जुड़ चुकी है शगुफ्ता हमारे साथ। मानसी, चलिए आपके पास आना चाहूंगी। वहाँ किस तरह की तस्वीरें हमें आप दिखा सकती हैं इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? हालांकि जब मैंने 3 या सुबह का शो किया था ना, तो वहाँ पर बात हो रही थी कि क्राउड मैनेजमेंट जो है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वहाँ पर। यहाँ पर अगर क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो ऐसा कुछ नज़ारा आपको दिखेगा नहीं। आपको मैं दिखा दूं कि संध्या जो है वो पटना में वो हो चुकी है और यहाँ पर व्रती जो है लौट रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कितने साल से छठ कर रहे हैं? हम 35 साल से छठ कर रहे हैं। भीड़ का कैसा था? भीड़ बहुत काफ़ी रहता है, आज भी भीड़ काफ़ी था। तो ये जो महिला है ये कई सालों से छठ कर रही हैं और आप सुन सकते हैं कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार आपको देखने को मिल सकती है। जो लोग हैं वो घाट से बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको लौटते हुए नज़र आ रहे होंगे। कोरोना
के बाद ये पहली बार जो है ये छठ पूजा इतने बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो पालन करने के लिए कई नियम बनाए गए थे, जैसे कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, जो काफ़ी ज़्यादा बीमार लोग हैं, उन्हें छठ घाट पर आने की अनुमति नहीं थी। मास्क का प्रयोग जो था वो अनिवार्य था, लेकिन आपको यहाँ पर आसपास कोई भी व्यक्ति जो है वो मास्क लगाए हुए नजर नहीं आएगा। जी चलिए देखिए, तो पटना में खास तौर पर रौनक जो है वो दिखाई दे रही है छठ की, लेकिन दिल्ली में क्या हाल है? गीता कॉलोनी से मेरी सहयोगी तेजश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। तेजश्री, वहां पर क्या रौनक है इस वक्त और क्या महिलाओं ने सूर्य को अर्घ दे दिया है? दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि छठ एक ऐसा इकलौता पर्व होता है जहां पर सूर्य की पहली किरण के साथ साथ सूर्य की आखिरी किरण की भी पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। और इस वक्त हम आपको बता दें दिल्ली के गीता कॉलोनी के करीब गोंडा क्षेत्र है जहां पर हम मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस वक्त सूर्य को अर्घ देने के लिए मौजूद है। दिन ढल चुका है, सूर्य की आखिरी किरण की जो है लोग पूजा कर चुके हैं। महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास महत्व है आज के दिन का, कैसे आपने आज पूजा की सूर्य देव की, हमें बताइए। हमें बहुत अच्छा लगा। ये पर्व हमारे सूर्य भगवान की पूजा होती है, छठ माता का है। हम तो बहुत दूर अलग अलग से रहते हैं, फिर भी हम हर साल आते हैं यहाँ पर के दर्शन करें माता रानी की कृपा से। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह से आपने आज पूजा की और क्या कुछ मनोकामना आपने सूर्य देव से मांगी आज? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पे अपना जॉब है और हम हर साल अपना दिल्ली में ही छठ पूजा मनाते हैं। तो आप बताइए कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद, इधर आइए सामने, 2 साल बीत जाने के बाद इस तरह से आप घाट पर मौजूद हैं, हमारे साथ छठ पूजा मना रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, कितना उत्साह है आपके मन में? बहुत ही ज़्यादा है और हम यही सोच रहे थे कि हमें घाट पे जाने को मिले। घर पे पिछले साल किए थे, घर पे भी अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ जो चीज़ है वो घर पे नहीं है, इसलिए छठ माता का बहुत ही कृपया है कि हम यहाँ आए। कितनी तैयारियां की थी आपने इस छठ पूजा के लिए? और आपने टोकरी में जो हम देख सकते हैं, हम आपको बता दें इस टोकरी का खास महत्व होता है, इसमें तरह तरह के फल और फूल रखे हुए हैं, इसके बारे में बताइए क्या रखा है? अरे केला, फल, अनार और खस्ता सबसे ज़्यादा मेन है, चना है, ये हल्दी है, नारियल है, गोला है और ये हर चीज होता है। तो चूंकि आज छठ मैया का त्योहार है और माना जाता है कि उषा और प्रत्युषा जो है वो सूर्य देवता की दोनों अर्धांगिनियां थी और उन्हीं को जो है छठ मैया कह के पूजा करते, तो क्या आप सब लोग छठ मैया का एक गीत गा पाएंगे हमारे लिए? प्लीज सुनाइए। दीदी आइए, आप में से कौन हमें छठ मैया का गीत सुना पाएगा? जी जी जी। अमवा के पात पर उगल सूरज देव जाके झुके, हे करेली छठ बरतिया की जाके झुके, हे करेली छठ बरतिया के जाके झूले, केरवा के पात पर उगल सूरज देव जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया के जाके झुके। अब आप हमें ये बताएं कि कितनी देर तक आप इसी तरह से छठ मैया की पूजा दिल्ली का नजारा। अब हम रुक करते हैं मुंबई का, जहां पर हमारे साथ पूर्वा मौजूद है। पूर्वा, दिल्ली में तो हमने देखा गीता कॉलोनी में खूब माहौल जो है वो रंगारंग बना हुआ है, बताइए मुंबई में कैसा नजारा है? आपके पीछे भी अभी दिख रहा है कि दिन जो है बना हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो क्या वहां पर व्रती पहुंच रहे हैं? क्या क्या तैयारियां हैं वहां पर सूर्योपासना की? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि इस साल कोरोना के सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हर साल जो समुद्र किनारा होता है वहाँ पे जाकर ये पूजा की जाती है, लेकिन इस साल मुंबई के प्रशासन ने उसे परमिशन नहीं दी है कि समुद्र किनारे जाके ये पूजा की, इसीलिए जो बीएमसी के जो ग्राउंड्स है वहाँ पे ये ऐसे कृत्रिम तालाब बनाए हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कह सकती हूँ, सचिन जी को, कि आपको वो बताएं कि ऐसे जो कृत्रिम जो तालाब है वो बना के रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारे भक्तगण आके यहाँ पे अपनी पूजा कर रहे हैं। और कुछ ही टाइम बचा है, अभी सूर्यास्त होने को आया है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं हम और उनसे जानना चाहते हैं, सर आप हमेशा पूजा कहाँ पे करते हैं? हम बाल गंगा में करते हैं। बाल गंगा में करते हैं? 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस साल तो यहाँ पे ऐसे करने को
इस साल जब बालगंगा में गए तो वहाँ प्रशासन ने बोला आप पार्क के अंदर में जाओ, वहाँ पास आपको दिया जाएगा और फिर वहाँ करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने भी बताया हमें कि पास दिए जा रहे हैं और ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अनुमति नहीं है, सिर्फ 200 लोगों को ही अनुमति है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे मुंबई में ऐसे कृत्रिम तालाब बना के रखे हैं जहाँ पे भक्तगण आके अपनी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। समुद्र किनारे इस साल पूजा की अनुमति नहीं दी गई है और कोरोना के पूरे नियम को पालन करते हुए ही ये पूजा की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। सीधी तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगी लेकर आए थे अलग अलग जगहों से। बहरहाल छठ पर्व जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आस्था का महापर्व इसको कहा जाता है। कहा यह जाता है कि सूर्य देवता 7 सफेद घोड़ों वाले रथ की सवारी करते हैं। इस पर्व के साथ यूपी के चंदौली में एक अनोखी परंपरा भी जुड़ी हुई है। रोमिता बताइए क्या है ये परंपरा? बिल्कुल, ये परंपरा काफी खास है। दरअसल चंदौली में छठ के मौके पर 7 सफेद घोड़ों को शहर भर में घुमाया जाता है और जहाँ जहाँ पर ये घोड़े पहुँचते हैं महिलाएं वहाँ पर इनकी पूजा करती हैं और ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से छठ पर्व सफल होगा। आपको दिखाते हैं परंपरा की ये अनूठी झांकी। सजे धजे सफेद घोड़ों की आरती, सूर्य देवता की जय जयकार, छठी मैया का जयकारा, हर हर महादेव का जय घोष। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में चंदौली के दीनदयाल नगर की। चंदौली में छठ पर्व के मौके पर सफेद घोड़ों की आरती उतारने और पूजा अर्चना करने की अनूठी परंपरा है। यहाँ के मानसरोवर तालाब के पास स्थित सूर्य मंदिर पर आरती और पूजा पाठ के बाद 1 2 नहीं पूरे 7 घोड़े शहर की सैर पर निकल पड़ते हैं। व्रती लोग उत्साहित होती हैं, पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं और गुड़ चना खिला करके घोड़े से आशीर्वाद लेती हैं। प्रहरी के रूप में ये नगर भ्रमण करते हैं घोड़े और व्रती लोग अपने आप को महसूस करती हैं डाला छठ पूजा आ गया है। ये नगर में यह भ्रमण करते हैं, नगरवासी अति उत्साहित होते हैं। छठ पूजा के दौरान ये घोड़े पूरे इलाके का चक्कर लगाते हैं। जगह जगह छठ व्रत करने वाली महिलाएं इनकी पूजा करती हैं और इन्हें गुड़ चना खिलाती हैं। माना जाता है कि सूर्य देवता 7 सफेद घोड़ों की सवारी करते हैं। ऐसे में छठ करने वाली महिलाओं का विश्वास है कि इन घोड़ों की पूजा अर्चना से भगवान सूर्य खुश होंगे और छठ पूजा सफल होगी। हमारे दरवाजे पे मानसरोवर तालाब है मुगलसराय में, वहाँ से घोड़ा आया है और हम इनका स्वागत करते हैं चना गुड़ खिलाकर। ये हमारे सूरज भगवान की सवारी हैं, इसलिए हम लोग इनको बहुत ही मानते हैं। बहुत खुशी होता है जो आता है, तो घोड़ा जब दरवाजे पर आते हैं तो बहुत खुशी होता है। और अब भाई इसलिए हम लोग ज़्यादा करते हैं कि भैया कम से कम हम लोग के परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे, आस पड़ोस सुखी रहे, पूरे फैमिली नहिरे ससुरे सबके खुशहाल मांगते हैं। दीनदयाल नगर में छठ के महापर्व पर 7 घोड़ों को नगर की सैर कराने की शुरुआत 2006 में हुई थी। माना जाता है कि इन घोड़ों के पांव जहां भी पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। इसी आस्था के कारण इन घोड़ों को पूरे इलाके में घुमाया जाता है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। तो आज छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। ये छठ का पहला अर्घ्य था और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी इसके साथ ही शुरू हो गई है ना गुप्ता? बिल्कुल सही कहा आदित्य। देखिए 4 दिन तक चलने वाला छठ महापर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस महापर्व का समापन हो जाता है। भगवान से भक्त का दिव्य साक्षात्कार, आराध्य से श्रद्धालु का सीधा संवाद। महापर्व छठ की यही तो खासियत है, न पंडे, न पुरोहित, न मंत्रों की जरूरत। भक्त बस पावन जल से अर्घ्य देते हैं और सूर्यदेव अपने आशीर्वाद के प्रकाश से सारी समस्याओं से छुटकारे का मार्ग दिखाते हैं।
आस्था, श्रद्धा, संयम और पवित्रता के साथ मनाए जाने वाले इस महापर्व में आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। श्रद्धालु कल सुबह उगते सूर्य की उपासना करेंगे। उदयमान भगवान भास्कर को पावन जल का अर्घ देंगे, मंगल कामना करेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसी के साथ 36 घंटे के निर्जला उपवास वाले इस महाव्रत का समापन हो जाएगा। सनातन परंपरा में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव और पूर्ण ब्रह्मा माना जाता है। कहते हैं छठ पर पूजी जाने वाली छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। सूर्य की 6 प्रमुख रश्मियों का संयुक्त रूप अर्थात सूर्य की शक्ति है। सूर्य देव इनकी सहायता से ही जगत की रक्षा करते हैं और अर्घ्य से प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, भारत त्योहारों का देश है, परंपराओं का देश है। सदियों से कई परंपराएं यहाँ पर चली आ रही और ऐसी ही परंपरा है गंगोत्री से पवित्र गंगा जल को नेपाल में भोलेनाथ के धाम पशुपतिनाथ मंदिर ले जाना। आगे वहाँ पर क्या होता है नवजोत? बिल्कुल, गंगा जल के कलश को पूरे विधि विधान के साथ पूजन के बाद काठमांडू ले जाया जाता है। वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ का इससे अभिषेक किया जाएगा। साधु संतों के मुताबिक ये परंपरा 1700 साल से यूं ही चली आ रही है। हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे की जयकार के साथ गंगोत्री से गंगा जल का कलश हरिद्वार पहुंचा। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद वहां के रावल खुद जल का कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे। गंगा जल के कलश को पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर लाया गया है। यहाँ मौजूद निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने कलश का स्वागत किया। ओम भागीरथ्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। गंगा मैया कौन है? गंगा मैया विष्णु जी की पत्नी है और गंगा मैया मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज गंगा मैया का जो जल है मेरे यहाँ मंदिर में आया, हमारे अखाड़े में आया है, तो मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य की बात है। हमें सेवा का मौका मिला है। गंगा जल के कलश को यहाँ से पूरे विधि विधान के साथ पूजन के बाद काठमांडू ले जाया जाएगा। वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ का इससे अभिषेक किया जाएगा। साधु संतों के मुताबिक ये परंपरा 1700 साल से चली आ रही है। पशुपतिनाथ जी पूरे वर्ष जब तक वापस कपाट नहीं खुलेंगे, गंगोत्री का कपाट नहीं खुलेगा, वापस वर्ष पर्यंत यह जल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, तब तक इस जल से नित्य पशुपतिनाथ भगवान का अभिषेक होगा गंगोदक से। तो इस जैसे हिमालय का और गंगा का संबंध है और हिमालय का और शिव का संबंध है, तो उन सारे संबंधों को इसमें समाहित होते हैं। और जब भोले बाबा भंडारी के ऊपर गंगा माँ का जल पड़ता है तो वो प्रसन्न होकर सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। गंगोत्री से पशुपतिनाथ धाम गंगा जल ले जाने की ये परंपरा सनातन धर्म से तो जुड़ी ही है। इससे भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होते हैं। गंगोत्री से गंगा जल को हरिद्वार होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर ले जाने की परंपरा 3 साल से बाधित थी। इस बार फिर से इसे शुरू किया गया है। मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सबको जीवन देने वाली गंगा की। वक्त के साथ गंगा के पवित्र जल में प्रदूषण का जहर घुलता चला गया, लिहाजा गंगा को साफ, स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। गंगा को इस प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए वाराणसी में बड़ी पहल की जा रही है। शगुफ्ता, बताओ इसके बारे में। तो देखिए, काशी में सीएनजी वाली बोट्स चलाई जाएंगी। इसकी शुरुआत देव दीपावली के मौके पर की जाएगी और शुरुआत में 500 सीएनजी बोट चलाने की योजना है, लेकिन तैयारी गंगा को डीजल बोट से पूरी तरह से मुक्ति दिलवाने की है। देव दीपावली के मौके पर जब काशी के 84 घाट लाखों दियों से रोशन होंगे, मां गंगा को जहरीले धुएं और शोर से मुक्ति दिलाने के लिए करीब 500 मोटर बोट को डीजल मुक्त किया जाएगा। काशी को प्रदूषण मुक्त कराने का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, वो धीरे धीरे हकीकत की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस योजना की शुरुआत तभी हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली देव दीपावली पर काशी में क्रूज से गंगा की सैर की थी।
तभी उन्होंने तय कर लिया था कि डीजल से चलने वाली बोट के जहरीले धुएं और शोर से गंगा को मुक्ति दिलाएंगे। और अब वो दिन आ गया है जब 19 नवंबर से करीब 500 मोटर बोट को सीएनजी से चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, जल्द ही गंगा में 100% बोट सीएनजी से चलाने की योजना है। गंगा दुनिया की पहली नदी होगी जहां इतने बड़े पैमाने पर सीएनजी से बोट चलेगी। गंगा में फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन की भी योजना है। इससे गंगा के बीच में भी सीएनजी भरी जा सकेगी। वाराणसी में राजघाट से लेकर 80 घाट तक करीब 1700 छोटी बड़ी नावें चलती हैं। इनमें से 19 नवंबर से करीब 500 बोट सीएनजी इंजन से चलाई जाएंगी। करीब 177 बोट में अब तक सीएनजी इंजन लगाई जा चुकी है। बचे हुए मोटर बोट को देव दीपावली तक सीएनजी इंजन से चलाने का लक्ष्य है। 1700 बोट में सीएनजी इंजन लगाने पर करीब 29 करोड़ का खर्च आएगा। नाविकों के नाव में सीएनजी किट मुफ्त में लगाई जा रही है। नमामि गंगा योजना के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की तमाम कवायदें की जा रही है। गंगा टास्क फोर्स समेत गंगा को अविरल और निर्मल करने के लिए सरकार सभी जतन कर रही है। और अब सीएनजी से मोटर बोट चलाने पर प्रदूषण को और कम किया जा सकेगा। सीएनजी आधारित इंजन डीजल और पेट्रोल इंजन के मुकाबले 7 से 11% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करती है। सीएनजी में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों के न निकलने से भी प्रदूषण कम होता है। डीजल इंजन की तेज आवाज से कंपन होता है, जिससे इंसान के साथ जलीय जीव जंतुओं पर भी बुरा असर पड़ता है और इकोसिस्टम भी खराब होता है। लेकिन अब डीजल से होने वाले दुष्प्रभावों से न सिर्फ गंगा नदी को बचाया जा सकेगा, उसकी निर्मलता और अविरलता बनी रहेगी। इसका एक और बड़ा फायदा ये होगा कि आसपास के ऐतिहासिक धरोहरों को भी किसी तरह के नुकसान से बचाया जा सकेगा। समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली खराब हवा से जूझ रही है। दिल्ली के लिए सांस लेना दूभर हो चुका है। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए अब दिल्ली सरकार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। क्या है आगे की रणनीति, नवजोत? 5 सूत्रीय रणनीति बनाई है दिल्ली सरकार ने और इसकी शुरुआत कल से ही होने जा रही है। और ये मुहिम 11 दिसंबर तक यूं ही चलेगी। और प्रदूषण को रोकने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। सरकार का प्लान क्या है, या कहीं कि मास्टर प्लान, वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली की आबोहवा स्वच्छ हो सके, शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, दिल्ली वासियों को सेहतमंद सांसें मिल सके, इसके लिए दिल्ली सरकार अब एक नई योजना पर काम करने जा रही है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 5 सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसमें सरकार के स्तर पर काम के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी शामिल है। लोगों को खुले में आग न जलाने को लेकर जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार कैंपेन भी चलाएगी। दिल्ली में खुले में आग जलाने को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 550 लोगों की टीम बनाई गई है, जो खुले में आग जलाने की जांच के लिए पेट्रोलिंग करेगी। डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल रोकने, पार्किंग फीस बढ़ाने, मेट्रो और बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के अलावा RWA को हीटर बांटने के निर्देश भी विभागों को दिए गए हैं। एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा फेज 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अब तक एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 450 साइट्स पर उल्लंघन पाए जाने पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। इमरजेंसी मुहिम के तहत 400 से ज्यादा टैंकर्स का इस्तेमाल पानी के छिड़काव के लिए किया जाएगा। दिल्ली में पराली ना जले, इसके लिए 30 नवंबर तक 4000 एकड़ खेत में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया जाएगा। दीपावली के बाद दिल्ली में पटाखा जलाने से प्रदूषण की स्थिति गंभीर हुई है। पराली जलाने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आबोहवा और बिगड़ी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों का पराली जलाना, बड़े और भारी वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, दिल्ली NCR में चल रहा भारी निर्माण कार्य और मौसम में नमी, जो वायु में प्रदूषण के कणों को फंसा लेता है।
दिल्ली में प्रदूषण के लिए इन सभी कारणों में पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील होते देख दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में है। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जुर्माना लगा रही है। टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पराली जलाने को रोकने के लिए बायो डिकम्पोजर का छिड़काव भी कर रही है। बावजूद इसके आबो हवा में ज्यादा सुधार न पड़ता देख दिल्ली सरकार योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या को दूर करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए एक और गुड न्यूज आई है, वो है कानपुर से। आज से कानपुर मेट्रो के पहले चरण के लिए ट्रायल को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही कानपुर में विकास और सुविधाओं के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। वो कैसे, अदिति? जी हाँ, यूपी में नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में मेट्रो ट्रेन पहले से ही चल रही है। अब कानपुर चौथा ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां मेट्रो चलेगी। हालांकि सरकार की योजना यूपी के 9 शहरों में मेट्रो चलाने की है। अगला स्टेशन गुरुदेव चौराहा है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। अगला स्टेशन मोती झील है। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। बहुत ही जल्द ये अनाउंसमेंट आम कानपुर वासियों की आदत में शुमार होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने न सिर्फ कानपुर मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई, बल्कि खुद मेट्रो में बैठकर सफर भी किया। आम जनता के लिए कानपुर मेट्रो का संचालन 31 दिसंबर से शुरू होगा। कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर लंबे सेक्शन को बनाने के लिए 2 साल से यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन जी जान से लगा हुआ था। कानपुर मेट्रो का काम लखनऊ मेट्रो के लिए हुए काम से भी ज्यादा तेजी से किया गया है। मेट्रो ट्रेन आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे यूपीएमआरसी ने लखनऊ मेट्रो की प्राथमिक कॉरिडोर का काम 2 साल 2 महीने के ट्रायल का पूर्ण किया था, लेकिन कानपुर मेट्रो के पैटी कॉरिडोर के ट्रायल का काम 2 साल से भी कम समय में संपूर्ण हुआ। साल 2019 के नवंबर में मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2 साल बाद अब कानपुर में मेट्रो का ट्रायल शुरू हो चुका है। अपने निर्धारित समय से पहले आज कानपुर मेट्रो का एक ट्रायल रन प्रारंभ हो रहा है। यानी अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों के पास भी होगी। मैं इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं। पहले चरण का ट्रायल मोती झील से आईआईटी तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर चलेगा। करीब 9 किलोमीटर लंबे रूट पर 9 मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। वैसे तो कानपुर मेट्रो के 2 रूट हैं। आईआईटी से नौबस्ता तक का रूट नंबर 1 23.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें कुल 22 स्टेशन होंगे। इनमें से 14 स्टेशन जमीन से ऊपर और 8 स्टेशन भूमिगत बनाए गए हैं। दूसरा रूट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा तक है। करीब 8.60 किलोमीटर लंबे इस रूट पर कुल 8 स्टेशन हैं। इनमें से 4 स्टेशन एलिवेटेड और 4 स्टेशन भूमिगत हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण पर 11,076 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। यूपी के इस औद्योगिक शहर में मेट्रो चलने से करीब 40 लाख यात्रियों को फायदा होगा। कानपुर मेट्रो स्टेशन पर शहर और जिले की ऐतिहासिक विरासतों को दिखाया जाएगा। शहर के जेके मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर दिखाई देंगी। बिठूर और गंगा के प्रमुख घाटों की भी झलक यात्रियों को स्टेशन पर देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, कानपुर मेट्रो की कुछ और खासियतों के बारे में अब आपको बताते हैं। मेट्रो निर्माण के लिए देश में पहली बार डबल टी गार्डर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से स्टेशनों का पहला फ्लोर बहुत तेजी से बना है। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के दौरान शहर की वे सड़कों पर जाम की नौबत भी नहीं आई। कानपुर मेट्रो में सैनिटाइजेशन की खास व्यवस्था की गई है। इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी मेट्रो को सैनिटाइज किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया रिमोट कंट्रोल से संचालित होगी और इस पर खर्च भी बेहद कम आएगा। कानपुर मेट्रो में एक बार में 974 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी मेट्रो सिटी के रूप में देश और दुनिया के अंदर जाना जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काफी हद तक इससे मदद मिलेगी।
कानपुर मेट्रो ऊर्जा बचाने में काफी कारगर होगी। सभी ट्रेनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगा होगा। इससे ब्रेक लगाने पर उत्सर्जित होने वाली एनर्जी का 45% रीजनरेट किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल फिर से उसी सिस्टम में किया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होगा। ये ट्रेन में यात्रियों की संख्या के हिसाब से चलेगा और एनर्जी बचाएगा। तो अगली बार अगर आप कानपुर जाते हैं तो मेट्रो आपकी सवारी का सबसे बेस्ट साधन रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तुरंत गए और तुरंत आए। आप देख रही है चाय पर चर्चा। लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुभ खबरों की लिस्ट में अब आपको शादी का लड्डू खिलाना है। दरअसल इस लड्डू का स्वाद इस बार हमारी अर्थव्यवस्था को भी मिलने वाला है। क्यों रोमिता, कितनी शादियां हो रही है, बताओ लड्डू के बारे में। आंकड़ा बहुत बड़ा है। पहले नवरात्र ने मंद पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूकी और फिर दशहरा और दिवाली आए, जिसके बाद आर्थिक हालातों में सुधार हुआ, जिसको लेकर हम लगातार आपको खबरें भी दिखा रहे थे। और अब सीजन आ गया है शादियों का। अर्थव्यवस्था के लिए ये गुड न्यूज है, जिसका यहाँ पर संकेत अदिति भी कर रही थी। देखिए अनुमान ये लड्डू का संकेत कर रही थी। शादी होगी तभी तो लड्डू आपको इधर से मिलेगा। हम सीधा पूछ लेते हैं रोमिता, इस बार आप भी नंबर तो नहीं लगा रही है? नहीं, अभी से थोड़ा सा टाइम है। देखिए इस शादी सीजन में अगर हम बात करें तो देश भर में भाई 25 लाख शादियां होने वाली है और 3 लाख करोड़ के कारोबार की इस वक्त उम्मीद जताई जा रही है। तो शादियों का सीजन बहुत पास में है और अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बैंड बाजा बारात का आ गया सीजन। खूब बजेगी शहनाई, खूब होगी रौनक। करीब 2 साल की मंदी को पीछे छोड़ते हुए पूरा देश दिवाली पर जश्न में डूब गया। बाजारों में आई रौनक से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे और अब ये चेहरे अगले 1 महीने तक ऐसे ही खिले रहने वाले हैं। शादी के सीजन के आने भर की आहट से बाजार गुलजार होने लगे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक अनुमान के मुताबिक 14 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच पूरे देश में 25 लाख शादियां होने वाली हैं, जिससे 3 लाख करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक मोटा अनुमान ये है कि इस 1 महीने के दरमियान देश में लगभग 25 लाख शादियां होंगी और जिन शादियों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खरीदारी की वजह से धन का प्रवाह भारत के बाजारों में आएगा। पिछले 2 साल में कोरोना महामारी की वजह से देश भर में काफी कम शादियां हुई हैं। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से बहुत छोटे स्तर पर हुई हैं, जिससे कारोबार भी काफी मंदा रहा। लेकिन अब माना जा रहा है कि अकेले दिल्ली में इस सीजन में 1.5 लाख से ज्यादा शादियां होंगी, जिससे अकेले दिल्ली में 50,000 करोड़ का कारोबार होगा।
देश भर के व्यापारी, खासतौर पर टेक्सटाइल के व्यापारी, साड़ी के व्यापारी, ज्वेलरी के व्यापारी, घड़ियों के व्यापारी या गिफ्ट आइटम्स देने वाले व्यापारी या शादी में सामान होने वाले जितने भी अन्य प्रकार के जितने भी उत्पाद हैं, उन सबके व्यापारी बहुत उत्साह में हैं। त्योहारों पर आई खुशहाली की रंगत अब शादी में भी दिखने वाली है। शादियां छोटे से लेकर बड़े स्तर की होंगी। हैसियत के मुताबिक लोग लाख से लेकर करोड़ रुपए भी खर्च करेंगे। 7 जन्मों के बंधन में बंधने को लेकर देश भर में दूल्हा खुश है, दुल्हन खुश है, दोनों के घर वाले खुश हैं और बम्पर मैरिज को देखते हुए खुश है देश भर के व्यापारी। सोने चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ गई है। साड़ी, लहंगा, चुन्नी, सूट, रेडीमेड कपड़ों की जमकर खरीदारी की जा रही है। आने वाले दिनों में और भारी खरीद की उम्मीद से ही व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बैंक्वेट हॉल से लेकर फूल और कैटरिंग समेत शादी से जुड़े सामानों को बेचने वाले तमाम कारोबारियों की खुशी का ठिकाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको शानदार पहाड़ों की सैर पर लिए चलते हैं। दार्जिलिंग पर्यटन कारोबार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना के कारण दार्जिलिंग की जो वादियां सैलानियों की बात जो हो रही थी, फिर से गुलजार हो गई हैं। तो देखिए, कोरोना के कम होते मामलों के बाद अब सैलानियों ने इस पहाड़ी टूरिस्ट स्पॉट का रुख कर लिया है। खुले आसमान और सर्द हवाओं के बीच में लोग सैर सपाटे का आनंद भी ले रहे हैं। देखिए, खिली हुई धूप है, खुला खुला नीला आसमान है और पहाड़ों का नजारा शानदार है। ये तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं, जहां इन दिनों सैलानियों की जमघट लगी है। देश के कोने कोने से लोग दार्जिलिंग घूमने पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल इन दिनों काफी खुशनुमा हो गया है। सैलानियों को यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू है। हम अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हिल स्टेशंस पर आबो हवा अच्छी रहती ही है, लेकिन दार्जिलिंग में खास बात यह है कि यहाँ इस बार सर्दी 1 महीने पहले ही शुरू हो गई। हालांकि अभी यहाँ बर्फ गिरने के आसार नहीं। सर्दी बढ़ने के कारण लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत तो है, पर गुनगुनी धूप के कारण सैलानियों को काफी मजा आ रहा है। कोरोना में कमी के कारण सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है, तो दार्जिलिंग के बाजार भी गुलजार हो गए हैं। स्थानीय कारोबारियों का कामकाज भी रफ्तार पकड़ रहा है। लंबे समय बाद ऐसा मौका आया है जब दार्जिलिंग में माहौल काफी बेहतर दिख रहा है। लोगों की तमन्ना है कि कुदरत यूं ही मेहरबान रहे ताकि जिंदगी आसान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भाई, काशी की आरती किसने किसने देखी है यहाँ पर? टीवी पे देखी है, मैंने लाइव नहीं देखी। बहुत खूबसूरत होती है। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उसी तर्ज पर आपको गुजरात के केवड़िया में भी आरती का आनंद मिलेगा। दरअसल केवड़िया के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था, उसी कड़ी में अब केवड़िया को पर्यटन के मामले में दुनिया के नक्शे पर लगाने की तैयारी हो गई है। क्यों अदिति? हाँ, और काशी की गंगा आरती की तर्ज पर गुजरात के केवड़िया में भी अब होगी नर्मदा आरती। आरती के साथ साथ 45 मिनट का एक लेजर शो भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा खुद तट पर पहली नर्मदा महा आरती का उद्घाटन भी कर सकते हैं। भव्य, दिव्य, अद्भुत, प्रकाश की किरणों से मां नर्मदा का श्रृंगार और आरती से मां नर्मदा की स्तुति। गुजरात के केवड़िया में आस्था मां नर्मदा की गोद में आजकल कुछ ऐसे ही हिलोरे ले रही है। गुजरात के केवड़िया में मां नर्मदा के श्रृंगार का संकल्प बरसों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। वो सपना अब सच हो चुका है।
घाट आज मां नर्मदा की आरती से गूंज रहे हैं। वहीं रंग बिरंगी रोशनी में मां नर्मदा की निर्मलता देखते ही बन रही है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के ऊपर आरती होती है और हरिद्वार में जिस प्रकार आरती होती है वो सब देखा वहाँ पे जाके तालीम लिया और इसके बाद में हम लोगों ने हर जगह से जो विद्यार्थी हैं उनको लाके यहाँ पे ट्रेंड किया और जैसे दशाश्वमेध घाट के अंदर आरती होती है उसी प्रकार यहाँ पे आरती होगी। गुजरात के लिए मां नर्मदा जीवनदायिनी है। मां नर्मदा का हर घाट किसी तीर्थ से कम नहीं है। केवड़िया के लिए मां नर्मदा का अलग ही महत्व है। यहाँ लोगों का रिश्ता मां नर्मदा से न केवल सांस्कृतिक है बल्कि नदी से उनका नाता भावनात्मक भी है। नर्मदा से भावनाओं के इसी बंधन को अब केवड़िया में नई पहचान मिल रही है। हमारे गुजरात में जो सबसे नर्मदा को गंगा समान माना जाता है, वो नर्मदा के घाट आके खूब आनंदित प्रसन्न मन हो गया है। हमारा पूरा ग्रुप कच्छ से आया है, जो सभी एकदम प्रफुल्लित वातावरण में, ये संगीतमय वातावरण में खूब आनंद हो रहा है। लौह पुरुष सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने केवड़िया में पर्यटन को नया मुकाम दिया है और अब मां नर्मदा की दिव्य स्तुति यहाँ की सांस्कृतिक पहचान साबित होने जा रही है। नर्मदा के घाटों पर रोज न केवल ऐसी आरती की योजना है बल्कि आरती के बाद ये रंग बिरंगे फव्वारे भी घाटों को नई पहचान देने वाले हैं। यही नहीं, लेजर लाइट की भव्यता भी आने वाले वक्त में नर्मदा के घाटों की शोभा बढ़ाती नजर आएगी। रोशनी का ये सम्मोहन शूलपाणेश्वर महादेव की पौराणिक कथा के रंग में भी नजर आने वाला है। नरेंद्र पेपरवाला, केवड़िया, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। मुलाकात अब कल होगी। सायोनारा सायोनारा, कल फिर आऊंगी मैं सबके साथ। सायोनारा। चलिए, तो कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी वायदे के साथ। आज हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, त्योहारों का मजा लीजिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।